नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है द ज्योग्राफर यूट्यूब चैनल में। मैं हूं प्रदीप शर्मा। और कल हमने जो टॉपिक किया था वायुमंडल की संरचना व संगठन, उसमें हमने 3 गैसों के बारे में पढ़ लिया था। एक तो थी नाइट्रोजन, फिर दूसरी ऑक्सीजन और तीसरी ऑर्गन। अब इसके बाद में 4 नंबर जो गैस है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। इससे पहले आप एक बात और सुन लीजिए ध्यान से कि मैं ज्योग्राफी प्रैक्टिकल से रिलेटेड आपको वीडियो प्रोवाइड कराने जा रहा हूँ। 5-6 दिन बाद में आपकी वीडियो आनी स्टार्ट हो जाएगी और साथ में आपको इसकी PDF भी दी जाएगी, तो उसको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, जो कहीं नहीं वो आपको इस चैनल पे ज़रूर मिलेगा। ठीक है, और आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। चलो, हाँ, 4 नंबर जो गैस थी, बात कर रहे थे कार्बन डाइऑक्साइड की। ठीक है, CO2 की बात कर रहे हैं। यदि आयतन पूछे, कि बहुत बार पूछ लेते हैं, ये 0.003%। ठीक है ना, ये इसका आयतन है। ठीक है, अब बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। यह एक क्या है? भारी गैस है। भारी गैस होने के कारण ये क्या है, जो हमारा जो धरातल है उसके समीप ही इसका सर्वाधिक क्या पाया जाता है, सांद्रण पाया जाता है। इसका कारण क्या है? ये भारी गैस है। ठीक है, इस गैस की खोज है वो 1752 में इसकी क्या हुई थी, खोज हुई थी। किसकी? कार्बन डाइऑक्साइड की। ठीक है, इसके बाद में देखिए इसका उपयोग। देखिए काम किस में आती है? वनस्पतियों में प्रकाश संश्लेषण में क्या होती है? ये सहायक होती है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण में ये क्या होती है? सहायक होती है। कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब देखिए इसके बाद यह एक ग्रीन हाउस प्रभाव गैस है। यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एक ग्रीन हाउस प्रभाव गैस है। ठीक है, और इसके बाद जो ये गैस है, कौन सी? CO2 की बात कर रहा हूं। ठीक है, CO2 जो गैस है वो निर्मित कैसे होती है, इसका निर्माण कैसे होता है, तो वो आप ध्यान से देखिए। यानी वस्तुओं को जलाने में कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। तो ये बात ध्यान रखना। अब यहां पर एक बात आती है जीवाश्म की। बात करते हैं जैसे जीवाश्म ईंधन की। जीवाश्म ईंधन का अपूर्ण दहन से CO2 निकलती है। ठीक है, तो यहां पर आप एक ये बात ध्यान रखना, अपूर्ण दहन से क्या निकलेगी? कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। यानी जीवाश्म के जो जीवाश्म ईंधन है उसका अपूर्ण दहन होगा तो क्या होगा? उससे क्या निकलेगी? कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। ठीक है, अभी हमने यहाँ पे एक बात की थी कि ग्रीन हाउस प्रभाव वाली क्या है? ये गैस है। यानी सर्वाधिक जो ग्रीन हाउस को प्रभावित यानी जिम्मेदार जो गैस है वो क्या है? ग्रीन हाउस गैस है। देखिए इसको हम एक डायग्राम से समझते हैं। हाँ, जैसे देखिए ये मान लो धरातल है। ये इसके ऊपर क्या है? वायुमंडल है। ठीक है, किसकी बात हो रही है? पृथ्वी की।
ये क्या है? सूर्य है। जो इससे निकलेगा क्या? प्रकाश। जो इससे क्या आ रही हैं? तरंगें आ रही हैं। कौन सी? प्रकाश तरंगें आ रही हैं। ये जो तरंगें हैं यानी ये प्रकाश है। जो प्रकाश की तरंगें हैं वो कौन सी तरंगें होती हैं? लघु तरंगें होती हैं। यानी सूर्य से निकलने वाली जो तरंगें होती हैं वो क्या होती हैं? लघु तरंग होती है। कैसे? जैसे वेन का एक नियम है, वेन का विस्थापन नियम। उसको हम जैसे ही आइसोलेशन टॉपिक पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे उसका विस्तार से। परंतु यहाँ पे ये समझ लीजिए कि यहाँ पे एक नियम लागू ये होता है कि जो पिंड जितना ज़्यादा क्या होगा? गर्म होगा। जो पिंड जितना ज़्यादा क्या होगा? गर्म होगा, उसकी जो तरंग है वो उतनी ही क्या होगी? छोटी होगी। क्या होगी? छोटी होगी। तो ध्यान रखना, जो पिंड गर्म है उससे निकलने वाली जो तरंगें हैं वो क्या होंगी? छोटी होंगी। पृथ्वी का तापमान क्या है? कम है। तो इससे जो निकलने वाली तरंगें होंगी वो कौन सी होंगी? इससे जो निकलने वाली जो तरंग होंगी वो कौन सी होंगी? दीर्घ तरंगें होंगी। और इन्हीं दीर्घ तरंगों को क्या कहा जाता है? पार्थिव विकिरण। ठीक है, समझिए। जो ये आने वाली है कौन सी? सूर्य से आने वाली लघु तरंगों के लिए जो वायुमंडल में जो स्थित गैस है वो कौन सी? CO2। ठीक है, ये CO2 गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड सूर्य से आने वाली लघु तरंगों के लिए क्या होती है? पारदर्शी होती है। यानी इन लघु तरंगों के लिए जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या होती है? पारदर्शी होती है। परंतु दीर्घ तरंगों या पार्थिव विकिरण के लिए क्या होती हैं? अपारदर्शी होती हैं। अपारदर्शी होती हैं। सर इससे क्या होगा? इससे देखो क्या होगा, सूर्य जो प्रकाश आ रही है, जो लघु तरंगें आ रही है वो तो पृथ्वी पे आ जाएंगी, धरातल पर आ जाएंगे। जिससे पृथ्वी का क्या होगा? तापमान क्या होगा? ज़्यादा होगा। जैसे ही तापमान होगा तो पृथ्वी वापस अपनी ऊष्मा क्या करेगी? ठीक है, उत्सर्जित करेगी। जैसे ही उत्सर्जित करेगी कौन सी तरंगों में करेगी? दीर्घ तरंगों में करेगी। इन दीर्घ तरंगों के लिए जो वायुमंडल में हमारे क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है, वो उनके लिए क्या है? अपारदर्शी है। क्या है? अपारदर्शी है। यानी जो पार्थिव विकिरणों को ये पृथ्वी से क्या होने नहीं देगी? बाहर नहीं जाने देगी। इस कारण पृथ्वी का तापमान है वो क्या होगा? ज़्यादा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ज़्यादा। यानी क्या करेगा? बढ़ेगा। अब पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा, ठीक है, तो उसे ही क्या कहा जाता है? ग्रीन हाउस प्रभाव कहा जाता है। ठीक है, यानी तापमान ज़्यादा होगा, इसी कारण इसको क्या कहा जाता है? ग्रीन हाउस प्रभाव कहा जाता है। जैसे एक अनुमान के अनुसार देखिए, एक अनुमान है कि 1890 से लेकर 1970 तक, यानी 1890 से लेकर 1970 तक देखें तो कुल कार्बन डाइऑक्साइड में 10 गुना की वृद्धि हो गई है। अब आप देख लीजिए, यानी एक अनुमान के अनुसार देखें तो 1890 से लेकर 1970 के दशक के मध्य जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है वो 10 गुना क्या हो चुकी है? वृद्धि हो चुकी है।
एक क्वेश्चन और आता है इसी वर्दी से संबंधित, वो ये आता है कि 1750 के बाद या 1750 दशक के बाद CO2 की कितने प्रतिशत वृद्धि हो चुकी है। एक ऐसे भी क्वेश्चन आता है, यानी 1750 के बाद यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में कितनी प्रतिशत क्या हो गई, वृद्धि हो गई। तो ध्यान रखना लगभग 42% यानी 42% तक क्या हो गई, वृद्धि हो गई। यूजीसी नेट में भी क्वेश्चन पूछा था एक, 1750 के बाद कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में कितने प्रतिशत तक वृद्धि हो गई थी। तो ध्यान रखना कितना हो गया था, 42% तक हो गया था, परंतु उसमें ऑप्शन में नहीं था 42%, 30% से अधिक उसमें क्या था, ऑप्शन था। तो उसका ऑप्शन वही होगा 30% से अधिक। तो ये तो क्या हो गया, ग्रीन हाउस प्रभाव। ठीक है, इस तरीके से हमारी पृथ्वी क्या हो रही है, गर्म हो रही है। और इसी ग्रीन हाउस प्रभाव से क्या होता है, वैश्विक तापमान बढ़ता है, वैश्विक तापमान, इसे ही क्या कहा जाता है, ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। तो ये क्या हुई हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, और यह वायुमंडल में पाए जाने वाली सर्वाधिक परिवर्तनशील गैस है। ये मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था कि कौन सी स्थिर गैसें होती है, कौन परिवर्तनशील गैसें होती है। तो ये सर्वाधिक जो परिवर्तनशील गैसें हैं वो कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इससे संबंधित एक छोटी सी बात और रहेगी, ग्रीन हाउस प्रभाव का नाम ले लिया तो यहीं पे थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं इसके बारे में। जैसे देखिए, हाँ, तो बात किसकी कर रहे थे, ग्रीन हाउस प्रभाव की बात कर रहे थे। तो देखिए, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार गैसों का क्रम इस तरीके का क्वेश्चन आ जाता है। तो आप ध्यान से देखिए, क्रम पूछ ले तो सबसे पहले तो आप ये लिखोगे कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि ग्रीन हाउस प्रभाव में सर्वाधिक जो जिम्मेदार गैस है वो कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड है। और ये कम से कम 56% से भी क्या है, अधिक प्रभावित करती है। यदि दूसरी बात करें, CH4 मीथेन की बात कर रहा हूं, इसके बाद में N2O नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, और नंबर 4 CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, बात करें किसकी, जलवाष्प की, तो ये भी क्या है, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार गैसों का क्या है, ये क्रम है। और क्रम कौन सा है, वो है अवरोही। मैंने आपको बता दिया था, ज़्यादा से कम की ओर आएंगे तो अवरोही, कम से ज़्यादा की ओर जाएंगे तो क्या होगा, आरोही। ये नीचे से ऊपर और ये ऊपर से नीचे, तो ये है इसका क्रम। अब बात एक ये आती है, इसी ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए एक सम्मेलन हुआ था, क्योटो प्रोटोकॉल। क्या हुआ था, क्योटो प्रोटोकॉल एक सम्मेलन हुआ था। कब हुआ था, 1997 में हुआ था। कहाँ हुआ था, जापान में। अब आपसे ये पूछ ले कि जो क्योटो प्रोटोकॉल जो सम्मेलन हुआ था वो किस गैस से संबंधित था। तो आप ध्यान रखना, गैस का नाम पूछ लेना तो वो कौन सी थी, CO2 थी। ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड। सीधा पूछ ले किस से संबंधित था तो लिख सकते हो ग्रीन हाउस प्रभाव से संबंधित था, परंतु किस गैस से संबंधित था तब आप क्या करोगे, CO2 करोगे। ठीक है ना, ये तो हो गया हमारा कार्बन डाइऑक्साइड।
और अब इसके बाद में जो अगली गैस है वो है ओजोन। हाँ तो देखिए ओजोन, बात किसकी कर रहे हैं? O3 की। ठीक है, देखिए यह वायुमंडल के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण गैस है। क्योंकि जैसे ऑक्सीजन जीवनदायिनी गैस है वैसे ये भी है, क्योंकि ये नहीं होती तो पैराबैंगनी किरणों का को कोई भी क्या नहीं रोक नहीं पाते, वो कहाँ आ जाती? धरातल पे हो जाती, जिससे कैंसर जैसे या चर्म रोग जैसे हो जाते। तो ये भी एक वायुमंडल के लिए क्या है? अत्यंत महत्वपूर्ण गैस है। जैसे देखिए अब इसका निर्माण की बात करते हैं, तो निर्माण है वो ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से हुआ है। ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर इसका क्या होता है? निर्माण होता है। किसका? ऑक्सीजन का, ओजोन का, सॉरी ओजोन का। किसका निर्माण होता है? ओजोन का। अब बात ये आती है कि इनके द्वारा यूवी किरणों का अवशोषण कर लिया जाता है। यानी किस गैस द्वारा अल्ट्रावायलेट किरणों का अवशोषण कर लिया जाता है? तो वो क्या है? ओजोन है। तो ये भी आप एक बात ध्यान रखना, ठीक है। ओजोन की बात कर ली। अब एक वैज्ञानिक हुए थे G.M.B. डोबसन। सुन लीजिए ध्यान से, G.M.B. डोबसन थे। उन्होंने क्या किया? ओजोन को मापने के लिए एक अल्ट्रावायलेट यानी पैराबैंगनी, ठीक है ना, अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का विकास किया। ठीक है ना, यानी G.M.B. डोबसन ने ओजोन को मापने के लिए अल्ट्रावायलेट यानी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का क्या किया था? विकास किया था। किसने? डोबसन ने। ठीक है ना, इसलिए तो कहा जाता है ओजोन को मापने वाली की इकाई क्या है? डोबसन है। तो क्योंकि इन्होंने किसकी खोज की थी? इसका विकास किया था, इसलिए। ठीक है, तो ये है हमारा क्या? ओजोन। ओजोन के बारे में हो गया। इसके एक दो चीजें और रह गई हैं, वो देखिए। अब इसके सांद्रण की बात कर लें। वैसे हम इसको संताप मंडल में भी पढ़ेंगे, इससे पहले ये देखिए का सर्वाधिक सांद्रण की बात करें तो वो है 10 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर के मध्य इसका क्या पाया जाता है? सांद्रण पाया जाता है। और ये पूछ ले कि अत्यधिक सांद्रण, अत्यधिक सांद्रण की बात करें तो ये होता है 12 किलोमीटर से लेकर 35 किलोमीटर तक। यहां पर एक बात आप ध्यान से सुनिए, मैंने ये कहा 12 से लेकर 35 किलोमीटर तक। यदि ये बात पूछे तो भैया जी ये बात है NCERT में, ठीक है। और जो राजस्थान अजमेर बोर्ड वाले हैं वो देख लीजिए, उसमें ये दे रखा है
का ये है 20 से 25 किलोमीटर के मध्य। तो थोड़ा ध्यान से देखिए, कौन से BSER वाले, ये दे रखा है, ठीक है ना। और अब ध्यान से सुनो, अब ये पूछ ले कि ओजोन संताप मंडल के कौन से भाग में पाई जाती है, तो ये भी यहाँ पर ध्यान रखना, जो ओजोन है वो समताप मंडल के निचले भाग में पाई जाती है। ठीक है, संताप मंडल के कौन से भाग में? निचले भाग में पाई जाती है, ऊपर वाले भाग में नहीं, निचले वाले भाग में पाई जाती है। किसके? संताप मंडल के। तो ये तो हमारा क्या हो गया? ओजोन हो गया। ठीक है, ओजोन गैस की बात हो गई। हाँ, यदि आपको समझ में नहीं आए तो नीचे आप मुझे कमेंट लिख सकते हो, और मैंने जो PDF दी है उसमें मेरे नंबर भी हैं, आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हो, मुझसे पर्सन भी पूछ सकते हो। तो आप व्हाट्सएप के ज़रिए, या मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे जो चैनल है उससे संबंधित जो मैंने वो दे रखे हैं, लिंक दे रखे हैं, आप वहाँ पे जाके टेलीग्राम उनको आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, और ये ओजोन हो गया। अब देखिए, अब एक दो जो क्या रह गई हैं, अक्रिय गैस रह गई हैं। ठीक है ना, अक्रिय गैस तो हमने पहले जिक्र कर लिया था, किसका? ऑर्गन का। उसके 2 थे, उसकी खोज रैमजे ने की थी। ठीक है, सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है? ऑर्गन है। और उसके साथ में ये कहा था कि विद्युत के बल्ब में है वो, इसका क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। किसका? अक्रिय गैस का किया जाता है। ठीक है, ये तो हो गया। और अक्रिय गैस में हमने क्या पढ़ा था? एक तो होता है ऑर्गन, एक ऑर्गन होती है, एक जिनोन होती है, और एक हीलियम और नियोन। ठीक है, ये अक्रिय गैसें हैं। ठीक है, हो गया। इसके बाद में हम, ये तो हमारा हो गया वायुमंडल का संगठन। ठीक है, इसके बाद में गैस पे हो गया। अब इसके बाद में जो वायुमंडल के संगठन के बारे में हमने तीन देखे थे। एक तो हमने क्या देखा था कि गैस है, दूसरा जलवाष्प और तीसरा धूलकण। तो ये 3 क्या थे? संगठन थे। ठीक है, इन 3 संगठन में हमने गैसों को देख लिया है। अब इसके बाद में हम देखते हैं जलवाष्प। ठीक है, एक ओजोन से संबंधित एक चीज और रह गई, वो आप देख लीजिए कि जो ओजोन गैस है, यदि ओजोन गैस है वो यदि किस में है? क्षोभ मंडल में है। क्षोभ मंडल में ओजोन गैस की मात्रा होती है वो भी ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार है। के लिए क्या है? जिम्मेदार है। ध्यान से देखिए, कई बार IAS में भी पूछ लिया जाता है प्रश्न, यानी क्षोभ मंडल में पाए जाने वाली जो मात्रा किसकी? ओजोन की है, वो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए क्या होती है? जिम्मेदार होती है। ध्यान रखना इस बात की, मैं संताप मंडल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं क्षोभ मंडल की बात कर रहा हूं। यानी क्षोभ मंडल में पाई जाने वाली जो ओजोन है वो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए क्या है? जिम्मेदार है। ठीक है, अब इसके बाद में चलो करते हैं जल वाष्प। हाँ, तो चलो देखिए दोस्तों, किसकी बात कर रहे हैं? जल वाष्प की बात कर रहा हूं। ठीक है, देखिए, वायुमंडल में जल वाष्प 0 से 5% के मध्य पाया जाता है, तक पाया जाता है। यानी जो जल वाष्प की मात्रा है वो 0 से लेकर 5% पाई जाती है। कहाँ पर? वायुमंडल में। आप पीछे RPSC फर्स्ट ग्रेड में भी क्वेश्चन आया था इससे संबंधित।
ठीक है ना। क्या पूछी थी? सर्वाधिक मात्रा, तो कितनी? 5%। ठीक है ना। यदि इसका क्या पूछ ले? औसत पूछ ले, वायुमंडल में औसत जल वाष्प की मात्रा कितनी पाई जाती है, तो वो कितनी है? 2% तक है। न्यूनतम की बात करें तो 0%, और अधिकतम की बात करें तो 5%। तो ध्यान रखना। हाँ भाई, एनसीईआरटी वाली देख लीजिए, एनसीईआरटी की बुक है, उसमें ये दे रखा है 0 से 4% तक। तो ये भी आप थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है ना। 0 से 4% तक किसकी बात कर रहे थे? जल वाष्प की। ठीक है, देखिए जल वाष्प है, जल वाष्प है वो क्षेत्र विशेष और ऋतु विशेष के अनुसार, ऋतु विशेष के अनुसार क्या होती रहती है? परिवर्तनशील होती है, यानी परिवर्तन होता रहता है, परिवर्तन होता रहता है। जैसे देखिए, यानी क्षेत्र विशेष और ऋतु विशेष के अनुसार भी जल वाष्प में क्या होता है? परिवर्तन होता है। जैसे देखिए, बात कर रहे हैं किसकी? आर्द्र व उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की। जैसे भूमध्य रेखीय वाला क्षेत्र, आर्द्र व उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की बात करें तो यहां पर जो जल वाष्प है वो हवा के आयतन की, हवा के आयतन का कितना प्रतिशत? 4% तक पाया जाता है। यानी जो आर्द्र व उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है वहां पर जो ये जल वाष्प है ना, वो हवा के आयतन का कितना? 4% पाई जाती है। और यही बात करें किसकी? ठंडे क्षेत्रों की, ठंडे व शुष्क क्षेत्रों की, तो वहां पर ये हवा के आयतन का 1% से भी क्या है? कम पाई जाती है। तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखना कि जो जल वाष्प है वो क्षेत्र विशेष व ऋतु विशेष के अनुसार क्या होती है? परिवर्तन होती है। और आर्द्र व उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ये हवा के आयतन का 4% तक पाई जाती है, और ठंडे व शुष्क क्षेत्रों में यह हवा के आयतन का 1% से भी कम मात्रा में पाई जाती है। वो क्या है? जल वाष्प है। अब जल वाष्प को हम 2 आधार पर पढ़ते हैं, एक तो क्षैतिज आधार पर पढ़ते हैं और एक लंबवत आधार पर पढ़ते हैं। तो देखो कैसे होगा। हाँ, तो देखिए बात कर रहे थे एक तो किसकी? क्षैतिज और एक लंबवत की। ध्यान से देखिए, क्षैतिज का मतलब यानी हॉरिजॉन्टल सीधा, लंबवत वर्टिकल या ऊर्ध्वाधर की बात कर रहा हूँ। क्षैतिज में देखिए, जैसे मानो ये हमारी क्या है? पृथ्वी है, और बीच में ये क्या है? 0 डिग्री भूमध्य रेखा। ठीक है, और ये हमारा क्या है? नॉर्थ पोल है। क्या है ये? ध्रुव। ठीक है, 90 डिग्री। ठीक है, अब देखिए यदि मैं ऐसे बोलूं कि भूमध्य रेखा से कहां जाने पर? ध्रुवों की तरफ जाने पर, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर
जल वाष्प की मात्रा में कमी आती है। ठीक है, जैसे ही भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो जल वाष्प की मात्रा में क्या होती जाएगी, कमी होती जाएगी। इससे पहले मैंने आपको ये भी बताया था कि क्षेत्र विशेष व ऋतु विशेष के अनुसार जल वाष्प में क्या होता है, परिवर्तन होता है। इसलिए कहा था मैंने आर्द्र व उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, यानी आर्द्र व उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, वहाँ पर तो जल वाष्प की मात्रा क्या मिलेगी, अधिक मिलेगी। और जो शुष्क, यहाँ पे बीच में शुष्क आ जाएंगे, ऊपर यहाँ पे ध्रुव क्षेत्र कौन सा है, ठंडे क्षेत्र, वहाँ पर ध्रुवों की तरफ जाने पर जल वाष्प की मात्रा में क्या आती है, कमी आती है। यदि ये पूछ ले कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर जल वाष्प में क्या होती है, तो कमी होती है। यदि क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ आने पर तो जल वाष्प की मात्रा में क्या होगी, जल वाष्प की मात्रा में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो इस तरीके से ध्यान से देखना, यदि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जा रहे हैं तो जल वाष्प में क्या होगी, कमी होगी। यदि ध्रुवों से कहाँ आ रहे हैं, भूमध्य रेखा की तरफ आ रहे हैं तो जल वाष्प की मात्रा में क्या होगी, वृद्धि होगी। ये तो इसका क्या है, क्षैतिज, यानी क्षैतिज चलने धरातल की बात कर रहे हैं, वो क्या हो गया, क्षैतिज। अब लंबवत बात करते हैं किसकी, वायुमंडल में। देखिए ये हमारा क्या है, धरातल, और ये हमारा क्या है, वायुमंडल। जैसे जैसे हम धरातल से ऊपर की ओर जाएंगे तो जल वाष्प में क्या आएगी, जल वाष्प में क्या होगी, कमी होगी। यानी जैसे जैसे धरातल से ऊपर जाएंगे तो जल वाष्प की मात्रा में भी क्या होगी, कमी होगी। ये ध्यान रखना, ठीक है ना, जल वाष्प की मात्रा में क्या होगी, कमी होगी। ठीक है, तो ये हो गया इसका लंबवत, ठीक है ना। तो ये 3-4 बातें हैं वो आप ध्यान रखना, किसके बारे में, जल वाष्प के बारे में। अब इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ते हैं। हाँ, तो ये जल वाष्प है वो जलवायु की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। क्या है, महत्वपूर्ण है। क्या, जल वाष्प, जलवायु की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्या है, जल वाष्प है। अब बात ये करते हैं कि वायुमंडल की स्थिरता और अस्थिरता इसी पर ही निर्भर करती है, इसी पर ही निर्भर करती है। किस पे, जल वाष्प पे, ठीक है ना। वायुमंडल की स्थिरता और अस्थिरता है वो किस पे निर्भर करती है, जल वाष्प पे निर्भर करती है। हाँ, इसके बाद में देखिए, जो जल वाष्प की 90% तक की मात्रा है ना, यानी जल वाष्प का 90% भाग, ठीक है ना, वो सिर्फ 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक है, ऊंचाई तक पाया जाता है। ये भी ध्यान रखना कि जल वाष्प का 90% भाग है वो 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। इसके बाद एक बात और देखिए कि वायुमंडल में, किसमें, वायुमंडल में समस्त जलमंडल, यानी वायुमंडल में समस्त जलमंडल का
0.001% भाग जल वाष्प के रूप में सुरक्षित है, रूप में सुरक्षित है। ये भी आप बात ध्यान रखना। यानी वायुमंडल में समस्त जलमंडल का जितना भी पानी है उसका इतना भाग किसके रूप में, जल वाष्प के रूप में क्या है, सुरक्षित है। किसकी बात कर रहे हैं, जल वाष्प की। एक बात और देखिए कि जैसे मान लो ये हमारा धरातल है और यहां पर कुछ ऊंचाई पर क्या है, ये जल वाष्प है। ठीक है, और ये हमारा क्या है, सूर्य है। ठीक है, इस सूर्य से आने वाला जो प्रकाश है, ठीक है, उसके कुछ भाग को क्या कर लेता है, भाग को क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है। क्या कर लेती है, ये क्या है, जल वाष्प है। यानी ये जल वाष्प सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं, प्रकाश है, उसके के कुछ भाग को क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। और जो धरातल से निकलने वाली कौन सी विकिरण, पार्थिव विकिरण, इन पार्थिव विकिरण को क्या रखता है, संजोए रखता है, जाने नहीं देता। क्या रखता है, संजोए रखता है। संजोए रखता है, इसका मतलब ये है कि आप थोड़ा सा ध्यान से देखो, कुछ अवशोषण किया, जो पार्थिव विकिरण है उनको भी क्या रखता है, संजोए रखता है। इससे क्या होता है, जो पृथ्वी का जो तापमान है, किसका, पृथ्वी का तापमान, तापमान वो क्या है, सामान्य बना रहता है। यानी पृथ्वी का तापमान है वो क्या है, सामान्य बना रहता है। इसका एक कारण है, वो देखिए कि संजोए रखता है कि तापमान क्या है, सामान्य है। इसके कारण ये होता है कि जो पृथ्वी का तापमान है, वो न तो क्या होता है, ज्यादा होता है, और न ही क्या होता है, कम होता है। यानी जो पृथ्वी का तापमान है, न तो अधिक वो क्या होती है, ज्यादा गर्म होती है, और न ही अधिक ज्यादा क्या है, ठंडाई होती है। तो इसका कारण यह जो जल वाष्प है वो किसका काम कर रही है, पृथ्वी के लिए, जल वाष्प है। जल वाष्प एक कंबल की तरह कार्य करती है। तरह कार्य करती है। इन जो जल वाष्प है वो एक कंबल की तरह क्या करती है, कार्य करती है। किसके लिए, पृथ्वी के लिए। तो आपसे पूछ ले कि पृथ्वी के लिए कंबल की तरह कार्य करती है, तो उसका उत्तर क्या होगा, जल वाष्प होगा। ठीक है, अब इसमें एक बात और रहेगी, वो और देख लीजिए। यानी जल वाष्प के संघनन से क्या होता है, वर्षण होता है, यानी वर्षा होगी, यानी वर्षण होता है। तो दोस्तों ये हमारा क्या हो गया, जल वाष्प हो गया। ठीक है, जल वाष्प के बारे में जितनी पूरी बातें थी वो मैंने आपको बता दी हैं। एक बुक में आपको कहीं भी ये नहीं मिलेगी, तो ध्यान रखना। समझ में आ गया ना, ये क्या है, जल वाष्प। इसके बाद में हम पढ़ते हैं धूलकण। ठीक है, हाँ तो दोस्तों अब इसके बाद में पढ़ते हैं हम धूलकण। ठीक है, देखिए धूलकण,
धूलकण की बात करते हैं तो ये एक आर्द्रता ग्राही नाभिक के रूप में कार्य करते हैं। ये आर्द्रता ग्राही नाभिक के रूप में क्या करते हैं, कार्य करते हैं। क्या? धूलकण। धूलकण में क्या सकते हैं, क्या होता है, कालिका आ जाता है, धुआं आ जाता है, ठीक है, नमक के कण आ जाते हैं, वो किस में आते हैं, धूलकण में आते हैं। ठीक है, क्या सर ये आर्द्रता ग्राही नाभिक के रूप में कार्य कैसे करते हैं? तो अब एक बात ध्यान से समझिए, धूलकण है वो देखो कैसे बने हैं कि वायुमंडल में उपस्थित कणकीय पदार्थों व तरल बूंदों या जल बूंदों के सम्मिलित रूप से बना है, तो एक बात ये ध्यान रखना कि जो वायुमंडल है तो उसमें उपस्थित जो कणिकीय पदार्थ और तरल बूंदे हैं वो सम्मिलित रूप से क्या बना है, धूलकण बने हैं। यानी इसे क्या कहा जाता है, एरोसोल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एरोसोल कहा जाता है, यानी धूलकण कहा जाता है। तो आप ये ध्यान रखना, इसलिए आर्द्रता ग्राही के रूप में काम करते हैं क्योंकि जो कण और पदार्थ होते हैं उस पर साथ में क्या जुड़ी रहती हैं, तरल बूंदें जुड़ी रहती हैं, इसलिए आर्द्रता ग्राही नाभिक के रूप में क्या कार्य करते हैं। जो नमक के कण होते हैं ना, नमक के कण वो भी क्या है, आर्द्रता ग्राही नाभिक के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, तो नमक के जो कण है वो भी क्या है, आर्द्रता ग्राही नाभिक के रूप में कार्य करते हैं, यानी धूलकण की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब एक दो बातें और हैं वो देखते हैं धूलकण की। हाँ तो दोस्तों किसकी बात कर रहे थे, धूलकण की बात कर रहे थे। यानी इन्हीं धूलकण के कारण सूर्य के प्रकाश का क्या होता है, प्रकीर्णन होता है। ठीक है, इसी प्रकीर्णन के कारण क्या सूर्य उदय और सूर्यास्त के समय हमें क्या दिखाई देती है, लालिमा दिखाई देती है। तो वो कारण किसका है, धूलकण का है। ठीक है, और एक बात और देखिए इसमें, धूलकण के कारण वर्णात्मक प्रकीर्णन के कारण धूलकण के कारण जो वर्णात्मक प्रकीर्णन होता है उससे हमें आसमान का रंग कैसा दिखाई देता है, नीला रंग दिखाई देता है। तो दोस्तों देखिए, धूलकण के कारण जो वर्णात्मक प्रकीर्णन होता है उससे हमें आसमान का जो रंग है वो कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। ठीक है, अब एक बात और समझिए आप इसमें, जैसे धूलकण है वो आर्द्र क्षेत्रों की अपेक्षा, क्या आर्द्र क्षेत्रों की अपेक्षा जो औद्योगिक क्षेत्र होते हैं उसमें क्या धूलकण क्या पाए जाते हैं,
अधिक पाए जाते हैं। तो ये भी बात ध्यान रखना, जो आर्द्र क्षेत्र है वहाँ पर धूल कणों की मात्रा क्या होगी, कम होगी, और जो क्या होंगे, औद्योगिक क्षेत्र होंगे, मरुस्थलीय क्षेत्र होंगे, वहाँ पर धूल कणों की जो सघनता है, सांद्रण है, वो क्या होगा, अधिक होगा। ठीक है, तो ये तो था हमारा वायुमंडल का संगठन, जिसमें हमने गैसों की बात की, जलवाष्प की बात की, और किसकी बात की, धूल कण की बात की। तो ठीक है दोस्तों, इसके बाद में जो हमारा है वो टॉपिक रहेगा वायुमंडल की संरचना का वर्गीकरण। तो देखिए, हाँ तो दोस्तों बात करते हैं वायुमंडल की संरचना का वर्गीकरण। हाँ भी, तो दोस्तों देखिए कि जो वायुमंडल की संरचना का वर्गीकरण है वो दो आधार पर किया जाता है। जैसे नंबर 1, प्राचीन वर्गीकरण, और नंबर 2 है वो है नवीन वर्गीकरण। तो देखिए दोस्तों, प्राचीन वर्गीकरण, कभी ये पूछ लेते हैं कि जो वायुमंडल की संरचना जो वर्गीकरण किया गया है, जो प्राचीन वर्गीकरण है वो किस पर आधारित है। तो ध्यान रखना, जो प्राचीन जो वर्गीकरण है वो तापमान के ऊर्ध्वाधर वितरण पर आधारित है। वितरण पर क्या है, आधारित है। और बात किसकी करें, नवीन वर्गीकरण की बात करें तो 1962 में मार्शल निकोलेट के द्वारा इसकी क्या दी गई थी, परिकल्पना दी गई थी। ठीक है, और ये पूछ लिया जाए कि नवीन वर्गीकरण है वो किस पे आधारित है, तो ध्यान रखना, आधार पूछे तो रासायनिक संगठन पर आधारित है। रासायनिक संगठन पर क्या है, आधारित है। किसकी बात कर रहे हैं, नवीन वर्गीकरण की बात कर रहे हैं। तो ठीक है, ये तो हमारा था, दो वर्गीकरण दिए गए थे, प्राचीन और नवीन वर्गीकरण। अब हम इसको प्राचीन और नवीन वर्गीकरण को अलग अलग से पढ़ेंगे, प्राचीन को अलग से पढ़ेंगे, नवीन को अलग से पढ़ेंगे। और दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और बेल आइकन प्रेस कर लेना, और जैसे ही नेक्स्ट वीडियो आएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।